हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है भारतीय संसद। आज हम लोग भारतीय संसद के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। इंडियन पार्लियामेंट, भारतीय संसद की संरचना क्या क्या है, भारतीय संसद के कितने सदन हैं, कितने सदस्य हैं, पूरी संरचना, पूरे ढांचा, इससे रिलेटेड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जिसके संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। विस्तार से बहुत सारी चीज़ें आपको बताएंगे। ब्लैक बोर्ड पर आपको दिख रहा है बहुत सारी तथ्यात्मक चीज़ें, हमने पूरा एक ग्राफ बनाया था और यहाँ पे इस तरह से मैप के थ्रू कुछ टॉपिक्स इस तरह भी आए हैं, उनको भी समझाना है। लाइन ऑफ कंट्रोल और पीओके के संदर्भ में कुछ समझाना है, तो विस्तार से हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए इस सबक को स्टार्ट करते हुए देखते हैं भारतीय संसद, उसकी संरचना क्या है, उसका ढांचा क्या है और किस तरह से कार्य करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हुए देखते हैं भारतीय संसद। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसकी स्ट्रक्चर को। भारतीय संसद जिसके दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो संसद के दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, और अंग तीन है इसमें देखेंगे। सबसे पहले है लोकसभा है, सेकंड है राज्यसभा है और थर्ड है राष्ट्रपति है। तीनों को मिला करके भारतीय संसद का एक ढांचा तैयार होता है। तो इस तरह से भारतीय संसद के तीन अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इसी क्रम में देखेंगे लोकसभा, जिसका अनुच्छेद 81 में वर्णन मिलता है लोकसभा के संदर्भ में, और इसी क्रम में अनुच्छेद 80 यानी राज्यसभा के संदर्भ में अनुच्छेद 80 में वर्णन मिलता है। और इसी के संदर्भ में कुछ तथ्यों को देखेंगे। लोकसभा जो सदस्यों की उम्र जो है इसमें 25 वर्ष है, यानी लोकसभा के सदस्यों की योग्यता उम्र कितनी होनी चाहिए इसमें आने के लिए, तो 25 वर्ष है। वहीं पे राज्यसभा के सदस्यों की उम्र कितनी है, 30 वर्ष है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इस तरह से एग्जाम में आता है कि 25 वर्ष है या 30 वर्ष। इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि राज्यसभा में 30 वर्ष है और लोकसभा में 25 वर्ष है। नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे। लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल बोलते हैं और राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट बोलते हैं। तो इन चीज़ों को भी आपको जानना है कि दोनों के अलग अलग नाम हैं। अगले स्टेप में देखेंगे इसमें कार्यकाल को लेकर के कि लोकसभा का कार्यकाल कितना है और राज्यसभा का कार्यकाल कितना है। तो जैसा ब्लैक बोर्ड पर आपको दिख रहा है, लोकसभा का कार्यकाल, सदस्यों का कार्यकाल यानी सदस्य जो हैं इनके कार्यकाल 5 वर्ष है और लोकसभा के सदन का कार्यकाल 5 वर्ष है। स्टेप में राज्यसभा का देखेंगे। इसी क्रम में राज्यसभा का कार्यकाल सदस्य का 6 वर्ष है और सदन स्थायी है, यानी सदन कभी भंग नहीं होता। जैसा कि जानते हैं अब लोकसभा भंग हो जाता है, 5 वर्ष बाद फिर से चुनाव होते हैं, लेकिन राज्यसभा कभी भंग नहीं होता या ये स्थायी सदन है। तो इस तरह से इनको विस्तार से आप जानना होगा आपको कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है। पहले भी भंग होने के यानी 5 वर्ष पहले के सरकार अगर अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाती तो पहले भी लोकसभा भंग हो सकती है, लेकिन एक मानक जो बनाया गया है कि इसका कार्यकाल 5 वर्ष है, चाहे सदस्य हो चाहे सदन हो। और जबकि राज्यसभा का सदस्य अगर पूछता है एग्जाम में तो सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष है और सदन स्थायी है, कभी भंग नहीं होता। अगले स्टेप में इसी में देखेंगे लोकसभा के नाम इधर हैं और राज्यसभा के भी नाम हैं, यानी अलग अलग नामों से राज्यसभा भी जाना जाता है और अलग अलग नामों से लोकसभा भी जाना जाता है। तो एग्ज़ाम में अलग अलग नाम है और उसके एग्जाम में पूछता है कि फला ये नाम जो है लोकसभा का है या फिर राज्यसभा का है। तो एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं। लोकसभा को प्रथम सदन कहते हैं, जैसा कि आप दिख रहा है कि लोकसभा को प्रथम सदन, अस्थायी सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि 5 वर्ष के बाद ये भंग हो जाता है। इसे लोकप्रिय सदन कहते हैं और इसी को युवाओं का सदन कहते हैं। तो इस तरह से लोकसभा के इतने सारे नाम हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसी क्रम में राज्यसभा के भी नाम कई हैं। राज्यसभा को द्वितीय सदन कहा जाता है। इसी क्रम में राज्यसभा स्थायी सदन है। स्थायी सदन इसलिए क्योंकि ये कभी भंग नहीं होता, इसलिए इसे स्थायी सदन के नाम दिया गया है। और ये बड़ों का सदन है। तो कहने का मतलब लोकसभा जहाँ 25 वर्ष आयु निर्धारित की गई है, वहाँ राज्यसभा में 30 वर्ष आयु निर्धारित की गई है। इस आधार पर इसे बड़ों का सदन भी कहा जाता है। इसी क्रम में अगले स्ट्रक्चर को देखेंगे। इसमें चुनाव, अब लोकसभा का चुनाव जो होता है वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। तो ये चीज़ आपको जानना होगा कि पूरे भारत में जो मेंबर्स खड़े होते हैं तो सिविलियन उसको अपना वोट देते हैं। तो इस तरह से लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष, तो ये आपको जानना होगा किसके चुनाव जो होता है प्रत्यक्ष रूप से होता है और किसके द्वारा होता है, जनता के द्वारा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि दोनों में इस तरह के अंतर हैं कि लोकसभा राज्यसभा में दोनों में चुनाव के संदर्भ में अध्ययन है, जबकि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। यानी लोकसभा के चुनाव जहां जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से हो रहा है, वहीं राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है और जनता के द्वारा नहीं होता, बल्कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। तो दोनों में ये अंतर होगा कि लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जनता स्वयं करती है, जबकि राज्यसभा
राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जनता के द्वारा चुने गए जो विधानसभा के प्रतिनिधि होते हैं वे चुनाव करते हैं। तो इस तरह से दोनों में ये अंतर है। आगे इसी क्रम में देखेंगे हम लोग सदस्य संख्या, यानी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों का क्या स्ट्रक्चर है उसके संदर्भ में स्टडी करेंगे। तो लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? 552। कन्फ्यूज़न रहता है अक्सर एग्जाम में। जब आप इस स्ट्रक्चर को आप देख लेंगे तो आपके सारे जो है जितने भी चीज़ें हैं आपके दिमाग में वो चीज़ क्लियर हो जाएगी और एकदम स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ लेंगे कि लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है। 552 सदस्य निर्धारित किया गया है। और वहीं पे राज्यसभा का संदर्भ में आगे देखेंगे। तो पहले हम लोग लोकसभा का एकदम देख लेते हैं स्ट्रक्चर पूरा क्या क्या चीज़ें, उसके बाद राज्यसभा का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे राज्यसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? 552। 552 में 550 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाएंगे, यानी 550 सदस्यों का चुनाव होगा। तो जैसा कि आपको दिख रहा है स्टेप बाय स्टेप हम लोग स्टडी करेंगे कि 550 सदस्यों का चुनाव होगा जो कहाँ से चुने जाएंगे? राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से। और 2 सदस्य आंग्ल भारतीय समुदाय से होंगे जो, यानी इसी को एंग्लो इंडियन समुदाय से कहते हैं, जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होंगे। तो इस तरह से इसमें कुल मिला के 552 सदस्य होते हैं। 550 सदस्यों का निर्वाचन होता है, चुनाव होता है, और 2 सदस्यों का मनोनयन होता है, यानी राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। तो ये आपको जानना है, लेकिन ये अधिकतम संख्या है। इसी क्रम में अब देखेंगे जो 550 सदस्य हैं उनका कैसे कैसे चुनाव होगा। तो इसमें 550 सदस्यों में 530 सदस्य राज्यों से निर्वाचित होंगे और 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होंगे। तो यहाँ भी एक डिवाइड किया गया है कि 550 सदस्यों का जो निर्वाचन होगा उनका क्षेत्र क्या क्या होगा। तो 530 सदस्य राज्यों से चुने जाएंगे और 20 सदस्य किससे चुने जाएंगे? केंद्र शासित प्रदेश से। ये एक स्ट्रक्चर है संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह की एक व्यवस्था दी गई है, लेकिन वास्तविक इस समय प्रेजेंट टाइम में क्या स्थिति है उसको भी आपको जानना होगा, तभी एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। क्योंकि वास्तविक स्थिति अलग है और ये संवैधानिक स्थिति, यानी संविधान में इस तरह का उल्लेख किया गया है कि मैक्सिमम 552 सदस्य होने चाहिए और इसमें से कौन कौन किन किन क्षेत्रों के होंगे। तो ये तो संवैधानिक चीज़ें हैं, यानी इतना संविधान में उल्लेख किया गया है कि संविधान में कि लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होगी? अधिकतम 552, जिसमें से ये स्ट्रक्चर इसका है कि 530 राज्यों से चुने जाएंगे, 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाएंगे। लेकिन वर्तमान समय में लोकसभा की स्ट्रक्चर क्या है, यानी वास्तविक उसकी स्थिति क्या है, कितने सदस्य हैं और कितने राज्यों से चुने जाएंगे, तो उसको आपको समझना होगा। यही आपको मुख्य है, यानी वर्तमान समय में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 545। तो ये आपको जानना होगा कि एग्जाम में एक तो अधिकतम संख्या कितनी है और वर्तमान समय में कितनी है, दोनों को जानना होगा। तो वर्तमान समय में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 545 है, जिसमें 530 राज्यों से चुने जाएंगे। तो यहाँ पे आपको एकदम स्ट्रक्चर क्लियर कर दे रहे हैं। 530 सदस्य राज्यों से चुने जाएंगे, 2 सदस्य आंग्ल भारतीय समुदाय से चुने गए हैं और 13 केंद्र शासित प्रदेश से चुने जाएंगे। अब यहाँ आपको लग रहा होगा कि अभी हमने आपको बताया कि 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से चुने जाएंगे, जैसा कि ऊपर दिख रहा है, तो यहाँ पे 13 क्यों है? तो 20 जो सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों के लिए दिया गया है, पूरा एक स्ट्रक्चर दिया गया है, और 20 सदस्यों में से 13 जो है केंद्र शासित से चुने जा रहे हैं। 7 जो सदस्य जो व्यवस्था दी गई है वो यहाँ पे दी गई है पीओके के लिए, और पीओके में चूँकि इस समय पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र है और यहाँ पे जब ये क्लियर हो जाएगा, भारत के अंतर्गत आ जाएगा ये क्षेत्र, तब यहाँ से लोकसभा के सदस्य यहाँ से चुने जाएंगे। अभी इस समय नहीं है। स्ट्रक्चर हम आपको दिखाना चाहेंगे, भारत का ये मैप है, हम मानचित्र में पूरा इस तरह से स्ट्रक्चर मानचित्र में देखते हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति आपको आज दिखाना चाहेंगे। यूट्यूब चैनल्स पे बहुत सारे वीडियो डले हुए हैं, लेकिन पूरा विस्तार से नहीं बताया जाता। हम आपको आज विस्तार से बताना चाहते हैं कि कैसे पीओके का क्षेत्र कौन सा है, किस तरह से चीन का क्षेत्र कौन सा है। तो जैसा आप देख रहे हैं रेड वाली लाइन जो है ये भारत का वास्तविक लाइन है। कहने का मतलब भारत का हिस्सा जो है ये कब्जा, दोनों तरफ के क्षेत्र कब्जा हो गए हैं। एक तरफ पीओके जो कहलाता है पाक अधिकृत कश्मीर, और दूसरी तरफ अक्साई चीन के अंडर चाइनीज़ ऑक्यूपेशन है, यानी ये चीन के द्वारा अधिकृत क्षेत्र है। तो हमारा जो वास्तविक क्षेत्र है केवल इतना ही है, ये दोनों तरफ कब्जा हो गए हैं, एक तरफ पाकिस्तान के द्वारा और एक तरफ चीन के द्वारा कब्जा हुआ है। तो ये रेड लाइन जो दिख रही है यही केवल वास्तविक रूप से इस समय हमारे पास ये क्षेत्र है और ये दोनों क्षेत्र कब्जा हो गए हैं। ये लाइन जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है इसे क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। जैसा आपको दिख रहा है रेड वाली लाइन, ये भारत की और ये क्षेत्र की एक बॉर्डर लाइन है, और इस तरफ चाइना ने कब्जा कर रखा है, जहाँ पे एरो आपको दिख रहा है अक्साई चीन जहाँ दिखा हुआ है। तो ये पूरा क्षेत्र चीन के द्वारा अधिगृहित है और ये द्वारा पीओके के द्वारा अधिगृहित है।
ये क्षेत्र आपको जो बीच में रेड रेड दिख रहा है, ये पाकिस्तान और चाइना ने आपस में समझौता करके आपस में मिल करके ये लाइन जो है इस चीज़ को इसको चीन ने ले लिया है और पाकिस्तान ने अपना ये हिस्सा मान लिया है। यानी कहने मतलब भारत का हिस्सा ये दोनों ने आपस में बांट लिया और इस तरह से अपनी एक दूसरे की लाइन बता रहे हैं। जबकि भारत क्या कहता है कि हमारा बीच में हिस्सा पड़ रहा है, पाकिस्तान कैसे समझौता कर सकता है चीन के साथ। तो जैसा आपको दिख रहा है यहाँ पे 1963 यानी चीन पाकिस्तान सीमा समझौता हुआ था और भारत की सीमा को दोनों देशों ने बांट लिया है। तो कहने का मतलब है देश हमारा, ज़मीन हमारी। और पाकिस्तान और चीन ने आपस में समझौता किया, कब किया? 1963 में। और उन्होंने आपस में इस क्षेत्र को बांट दिया। तो ये जो हिस्सा है चीन ने ले लिया भारत का ही और पाकिस्तान ने अपना एरिया कब्जा कर लिया। तो इस तरह से भारत चीन के समझौते के तहत इन्होंने सीमा निर्धारित की। जबकि भारत क्या कहता है कि हमारा क्षेत्र है, तीसरा व्यक्ति मतलब हमारा ज़मीन, हमारा क्षेत्र, हमारा देश, और ये कैसे ये दो देश कैसे आपस में बांट सकते हैं, यानी ज़मीन हमारी और ये दोनों आपस में बांट लिए। तो इस तरह से इस पर भी विवाद अभी चल रहा है। तो वास्तविक सीमा जो है इतनी है और पीओके का जो क्षेत्र है इसी से यहाँ पे लोकसभा की सीटें हैं 7। जब ये हमारे क्षेत्र में हो जाएगा तब ये लोकसभा की सीट वहाँ के लिए निर्धारित की गई थी संविधान के द्वारा। तो इस तरह से 7 जब जोड़ देंगे 13 में तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको जानना होगा कि 20 सदस्यों में 13 जब जुड़ जाएंगे तो अपने आप जो है 7 जुड़ जाएंगे 13 में तो अपने आप 20 हो जाएगा और कुल इस तरह से 20 सदस्य केंद्र शासित के हो जाएंगे। अगले स्टेप में हम लोग चलेंगे इसी क्रम में। तो जैसा कोई मैप के थ्रू आपने बहुत कुछ जानकारी प्राप्त किया कि किस तरह से यहाँ पे कारगिल है, जैसे कि आप देख रहे हैं कारगिल में भी युद्ध हुआ था और यहाँ पे पाकिस्तान के द्वारा ये कब्ज़ा हो गया था जिसमें कारगिल युद्ध लंबे समय तक चला। भारतीय सैनिक बहुत सारे शहीद हो गए थे। तो इस तरह से कारगिल पॉइंट जैसा कि आपको मैप दिख रहा है एकदम बीचों बीच है और ये कारगिल प्लेस है, यानी पे कारगिल पॉइंट है। अगले स्टेप में हम लोग देखेंगे इसी क्रम में राज्यसभा के संदर्भ में। अभी आपने लोकसभा के स्ट्रक्चर देखा किस तरह से कितने सदस्य हैं और राज्यसभा के आपने अभी जैसे नाम भी देखा कि राज्यसभा के द्वितीय सदन है, स्थायी सदन है और बड़ों का सदन है। कार्यकाल इसका सदस्य 6 वर्ष का, सदन का स्थायी है। सदस्यों के संदर्भ में देखेंगे क्या क्या डिवीज़न किया गया है। तो अधिकतम सदस्य संख्या 250 है जिसमें मनोनीत 12 हैं, निर्वाचित 238 हैं। तो अधिकतम जैसे आपने लोकसभा का स्टडी किया वैसे राज्यसभा में भी अधिकतम दिया गया है। तो अधिकतम कितना है? 250 है जिसमें मनोनीत 12 हैं। मनोनीत कौन लोग किए जाएंगे? तो शिक्षा, साहित्य, विज्ञान, कला के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में विशिष्ट ख्याति लब्ध लोग होंगे। क्रिकेट के क्षेत्र में हो, चाहे कला के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे समाज सेवा के क्षेत्र में हो। तो ऐसे लोगों को राष्ट्रपति क्या करता है? मनोनीत करते हैं। कितने सदस्यों को? 12 सदस्यों को। और निर्वाचित कितने होंगे? 238 सदस्य क्या होंगे? मतलब निर्वाचित होंगे जिनका चुनाव होगा। अब इसी में देखेंगे वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है, यानी ये तो अधिकतम है। वर्तमान स्थिति जैसे लोकसभा का आपने स्टडी किया वैसे राज्यसभा का भी यही स्थिति है। वर्तमान सदस्य संख्या 245 है। अब 245 में 12 मनोनीत होंगे और निर्वाचित कितने होंगे? 233 सदस्य निर्वाचित होंगे। निर्वाचित में भी 2 पार्ट किया गया है। राज्यों से कितने होंगे? तो राज्यों से 225 होंगे और केंद्र शासित से 8 हो जाएंगे। तो इस तरह से 233 हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, आपने इस तरह से स्ट्रक्चर उसका अध्ययन किया। अब हम लोग वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे और इसके साथ साथ आप अपना सहयोग लगातार देते रहें। लगातार हमारा प्रयास है आपको बेहतर से बेहतर वीडियो प्रदान करें। आपका जितना हमें सहयोग मिलता है उतना ही ज़्यादा हमें ऊर्जा मिलती है और बेहतर से बेहतर वीडियो हम बनाते हैं। तो चलिए, तो आशा करते हैं आप अपना सहयोग प्रदान करते रहेंगे और हम बेहतर से बेहतर वीडियो आपके सामने लाते रहेंगे।